हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीए मयंक मंडोरा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पे एकदम डिटेल्ड लेक्चर्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 12th बोर्ड में 36 मार्क्स के आसपास की आपके 12th बोर्ड में आएगा। 80 में से 36 मार्क्स यानी ऑलमोस्ट 50% आपका हो गया। 50% आपका या 45% जो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप के बारे में आएगा, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आएंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ये वाले लेक्चर्स पूरे देखेंगे तो आपके 45% मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्टनरशिप पे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं एकदम बेसिक कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे शुरू होती है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी ये जो पहले थ्योरी है, पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे। लगभग 5 या 6 वीडियो में कुछ थ्योरी कवर करेंगे हम पार्टनरशिप की। फिर हम लोग गुडविल वैल्यूएशन पे आएंगे, फिर हम लोग एडमिशन पे आएंगे, फिर रिटायरमेंट पे आएंगे और फिर डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंटिंग करने में इतना मजा आएगा। 12th की अकाउंटेंसी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत मजा आता है करने में, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिल के बिजनेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप ओरली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है, लेकिन जो पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहता है कि पार्टनरशिप अगर राइटिंग में है तो उसकी वैलिडिटी और उसमें जो आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना आसान होता है। आपको मैंडेटरीली कोई नहीं कहता है कि आपको पार्टनरशिप डीड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर आप डीड प्रॉपरली फॉर्मली उसको स्टाम्प पेपर पे ड्राफ्ट करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो वायबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। When two or more persons join hands to carry on a business and shares its profits and losses, they are said to be in partnership. जैसा मैंने अभी आपको बोला, जब दो और दो से ज्यादा लोग बिजनेस साथ में करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो दोनों पार्टनर्स या जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब मिलके आपस में बांट लेंगे। As per Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all. इसको मैं भी आपको लेटर ऑन स्टेज पे समझाऊंगा। पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स हु एंटर इनटू पार्टनरशिप, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। इंडिविजुअल लोग हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, हम सब मिलके या 4 जने मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअली हम एक पर्सन है, लेकिन जॉइंटली हम एक फर्म है, इसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। जो ट्रेड नेम होगा, जो बिजनेस का नेम होगा, उसे कहेंगे फर्म नेम, फर्म्स नेम। A partnership firm does not have a separate legal entity apart from the partners composing it. पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये हम इसको आगे अभी इसको ऑब्जेक्टिव्स में या फीचर्स में इसको देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए। अब एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है? दो और दो से ज्यादा लोग काम करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। एग्रीमेंट का मतलब वही एक तरह से पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट मतलब आप और मैं एग्री कर रहे हैं, यानी दो पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे, इस तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट यहां पे खुलवाएंगे, अकाउंटिंग यहां से करवाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इस रेशियो में बांटेंगे, सैलरी इतनी इतनी उठाएंगे हर महीने की। तो एक तरह से ये क्या है? एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब इतनी सारी बातों को ओरली याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको एक राइटिंग में लिख लीजिए कि ये हमारी सैलरी रहेगी, ये हमारा प्रॉफिट लॉस शेयर रहेगा। तो हर तरीके को अगर आप हर चीज को राइटिंग में लिख देंगे तो उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बिजनेस। द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस। एक लीगल बिजनेस कैरी होने का एग्रीमेंट होना चाहिए, ना कि इलीगल बिजनेस। तो बिजनेस कैसा है कि एक जैसे मैं आप और मैं मिलके एक टीवी सेल करेंगे या एक प्रोविजनल स्टोर ओपन करेंगे, तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं कुछ चीज खरीदने या बेचने का। तो वो चीज आ गई कि हमें एक बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करनी है और उसके लिए हमारा एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो राइटिंग में हो। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है
जैसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच की, तो एक तरह से म्यूचुअल एजेंसी का टर्म है कि जब दो पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर कोई डिसीजन लेता है तो वो दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर जो है वो आपस में प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल और एजेंट की तरह का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई डिसीजन लिया तो मैं हो गया प्रिंसिपल और सामने वाला हो गया कौन, मतलब दूसरा पार्टनर हो गया, वो हो गया क्या, एजेंट। या वाइस वर्सा, मैंने कोई डिसीजन लिया, मेरे सामने वाले पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया और मुझे उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन क्योंकि हम एक पार्टनरशिप फर्म है, हमने लोगों को बोल रखा है कि हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, तो उसका डिसीजन मेरे ऊपर भी बाइंडिंग रहेगा। इससे हम कहते हैं क्या, म्यूचुअल एजेंसी। द बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, यानी डिसीजन कोई एक भी ले सकता है सबके बिहाफ पे, या सब जने मिलके भी एक डिसीजन ले सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, म्यूचुअल एजेंसी। अब अगर आप देखेंगे जो हमने लास्ट पॉइंट यहाँ पे छोड़ा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप में, उसमें था पार्टनरशिप फर्म, सॉरी जो ये वाला जो पॉइंट हमने छोड़ा था, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब भी यही है कि डिसीजन कोई भी ले, चाहे इंडिविजुअल ले या सारे पार्टनर्स मिलके ले, एक तरह से वो सब पे बाइंडिंग रहेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर को बांटेंगे, तो वो ठीक है। अगर कहीं पे एग्रीमेंट नहीं है, अगर ओरली डिसाइड हो रखा है, तो ओरल के केस में जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। Next, liability of partners. Each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third parties for all the acts of the firm done while he is partner. Liability is unlimited. पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, और सेवरली मतलब मैं इंडिविजुअली भी लाइबल हूं और एज अ फर्म भी मैं थर्ड पार्टी के लिए लाइबल हूं। अगर फर्म ने डिफॉल्ट किया तो थर्ड पार्टी चाहे तो मेरे ऊपर भी केस करके मेरी एसेट्स को भी लेके अपने सारे बकाया को मुझसे भी रिकवर कर सकती है, मेरे पर्सनल एसेट से भी रिकवर कर सकती है। ये पार्टनरशिप फर्म का एक तरह से डीमेरिट है, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। जब मैं पार्टनर था और मैंने कोई डिसीजन लिया, उस समय से मेरे से कोई पैसा मांगता है और अगर फर्म ने वो पैसा का पेमेंट नहीं किया तो मेरी पर्सनल एसेट से उसका पेमेंट किया जा सकता है। तो लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी। थर्ड है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। एग्रीमेंट हो गया, जैसे अभी अपन ने पहले डिसाइड किया कि एग्रीमेंट हो गया, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, और एग्रीमेंट होते ही पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में आ गई। The agreement can be oral or written. The Partnership Act does not require the agreement to be in writing, but written deed is advisable as it serves as conclusive evidence. जैसा मैंने बोला, वैलिडिटी बढ़ जाती है, कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है जब पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होती है। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जैसा भी मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट लॉस शेयर ये रहेगा, सैलरी इतनी रहेगी, बैंक अकाउंट यहाँ पे खुलवाना है, बैंक अकाउंट ऑपरेट वो करेगा, तो ये सब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको अगर आप एक पेपर में डाल देंगे तो वो बन जाएगा क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। इट जनरली कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें सारे वो पॉइंट्स आ जाएंगे जो एक दो पार्टीज को कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकती है, वो सारे पॉइंट्स इसमें क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे। It is properly drafted and usually prepared as per the provisions of the Stamp Act and preferably registered with the Registrar of Firms. Registrar of Firms में रजिस्टर होता है इसका, वो मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, और इसको स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग डीड में ड्राफ्ट, लीगल जुडिशियल पेपर पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ड्राफ्ट किया जाता है। 2000 रुपए के स्टाम्प पे पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप वही आएगा, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में है एट विल और फॉर अ फिक्स्ड टर्म। एट विल का मतलब है जब तक हम दोनों की मर्जी है या जब तक सभी पार्टनर्स की मर्जी है तब तक ये पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में रहेगी। और फिक्स्ड टर्म का मतलब हो गया, जैसे मैंने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि हम 5 साल तक बिजनेस करेंगे, तो उसका जो पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल रहने वाला है। 5 साल बाद वो फर्म जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी। और अगर एट विल लिखा है, एट विल का मतलब जब तक 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जब तक 2 या 2 से ज्यादा लोग उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के इच्छुक हैं, तब तक वो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में रहेगी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जॉइंटली और सेवरल दोनों है और अनलिमिटेड रहेगी।
थर्ड है राइट्स एंड ड्यूटीज टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड टू शेयर लॉसेज एंड टू एक्ट फॉर द फर्म एक्सेप्ट। मेरे सारे ड्यूटीज हैं सब। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, गवर्निंग प्रोसीजर्स एंड सेटलमेंट, ये चीजें हो सकती है। इसके बारे में भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात करता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब दो जने थे, दो में से एक की डेथ हो गई और एक नया पार्टनर किसी को नहीं मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है, तो उसे कहेंगे डिसोल्यूशन, क्योंकि दो जनों का होना अनिवार्य है। अगर दो से कम लोग हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ठीक है, बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एक बार हम बात कर लेते हैं, क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं पार्टनरशिप डीड में। सबसे पहले नाम आ जाएगा इनका, फर्म का और उसका बिजनेस क्या रहेगा, फिर पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, फिर कितनी कैपिटल वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहने वाला है, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कब से एग्जिस्टेंस में आने वाला है, रूल्स क्या क्या होने वाले हैं बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग, कि हम कहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, कौन ऑपरेट करेगा, जॉइंटली ऑपरेट करेंगे या सिंगल एक जना ऑपरेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम ड्रॉइंग्स पे चार्ज करेंगे वो क्या रहेगा, सैलरी कमीशन क्या रहेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, अगर इंसॉल्वेंसी हो गई तो उसमें लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा डिसोल्यूशन के केस में या रिटायरमेंट के केस में, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम कैसे सेटल करेंगे, कोई आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे या म्यूचुअली हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, वो सब इसमें लिखा जाता है। इन सबको अगर आप एक पीस ऑफ पेपर में ड्राफ्ट कर देंगे तो वो बन जाएगी क्या, पार्टनरशिप डीड। उम्मीद करता हूं कि जो थ्योरी और जो एकदम बेसिक जो था पार्टनरशिप का वो आपको अच्छे से समझ आया हो। थ्योरेटिकल आता है एग्जाम में, और थ्योरी जो है 12th क्लास की बहुत अच्छी और बहुत आसान है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल को अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको थ्योरेटिकल उसका जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ बने रहें। मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा इसका पार्ट 2, जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में और बातें करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।